Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. Up till now, we have understood a systematic journey of supply analysis which is developed by Alfred Marshall, discussed by us in a very easy way. Now, we are going to give today a finishing touch to supply analysis by discussing the objective from टेक्स्ट बुक। तो आज हम देखेंगे कि जो टेक्स्ट बुक में आपके 12th की बुक में जो हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं वो किस अंदाज से दिए गए हैं उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये पूरा सप्लाई एनालिसिस का जो जर्नी है वो कम्प्लीटली 100% विथ परफेक्शन कंप्लीट हो जाए इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ फर्स्ट इस 4th चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दिए गए हैं ऑन पेज नंबर 44, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी फिर से आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उस 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना है। जैसे फर्स्ट वन आपको स्टेटमेंट दी गई है व्हेन सप्लाई कर्व इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। जब सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप करता है इट्स स्लोप इज डैश। इसका स्लोप कैसे होता है? जब भी सप्लाई कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड तो हमने किया था उसका स्लोप क्या है? कोई भी डायग्राम जब अपवर्ड स्लोप करता है तो उसका स्लोप क्या होता है फ्रेंड्स? पॉजिटिव। जबकि डाउनवर्ड जिसका स्लोप होता है, जो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है उसका स्लोप पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हमने सब डिस्कस किया है। जब डिमांड का और नॉर्मली स्लोपिंग डाउनवर्ड रहता है तो प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप था, दैट इज़ वाई डिमांड कर्व हैज़ नेगेटिव स्लोप। लेकिन प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दैट इज़ वाई सप्लाई कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड एंड इट हैज़ पॉजिटिव स्लोप। गॉट सक्सेस। सो व्हेन सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग इट इज स्लोप इज डैश। पहला ऑप्शन ही पॉजिटिव है जो करेक्ट है, तो हमें दूसरे ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सेकंड हमारा ब्लैंक एन अपवर्ड मूवमेंट। जब हम अपवर्ड मूवमेंट करते हैं अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, जब हम उसी सेम सप्लाई कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट कर रहे थे, इसको आप इट शोज डैश। क्या कहा है? ब्लैंक एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व शोज डैश। अब याद करो शिफ्ट एंड मूवमेंट इन सप्लाई। आपने नॉर्मल सप्लाई कर्व निकाला था और उसी सेम सप्लाई कर्व पे हमें क्या मिला था? वेरिएशन इन सप्लाई। और उस वेरिएशन इन सप्लाई में हमने किया था 2 पार्ट्स, एक्सपांशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। हमने एक्सपांशन देखा था जब प्राइस राइज होती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाती है, दैट इज़ वाई वी आर मूविंग ऑन सेम सप्लाई कर्व अपवर्ड डायरेक्शन। यानी एक्सपांशन इन सप्लाई कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर भी उसने यही कहा कि सेम सप्लाई कर्व पे जब हमारी मूवमेंट अपवर्ड रहती है तो ये हमें क्या दिखाती है? क्योंकि सेम सप्लाई कर्व पे होता है वेरिएशन इन सप्लाई, और वेरिएशन इन सप्लाई में जब आपका प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, तो स्लोपिंग अपवर्ड। लेकिन अगर सेम सप्लाई कर्व पे डाउनवर्ड अगर कहे तो वो क्या रहता है? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, यानी स्लोपिंग डाउनवर्ड। लेकिन डायरेक्शन याद करो फ्रेंड्स, राइट लेफ्ट हम आए थे। तो हमारा सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है क्या कहता है? एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व शोज। नंबर 1, क्या ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है? नो फ्रेंड्स। डिक्रीज इन सप्लाई है? नो। थर्ड वन है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। यस, गॉट सक्सेस, वो सही है, यानी वो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई है, वो करेक्ट ऑप्शन है, हमने उसको ब्लैंक में डाल दिया। थर्ड स्टेटमेंट, a rightward shift in the supply curve shows dash। जब भी आपका सप्लाई कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाता है तो हमने किया था, कहाँ किया था? चेंजेस इन सप्लाई में। चेंजेस इन सप्लाई किसकी वजह से होता है? फैक्टर्स की वजह से, बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट।
इसमें जब भी आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व इज शिफ्टेड ऑन राइट साइड, और जब भी हमारी सप्लाई कम हो जाती है तो सप्लाई कर्व इज शिफ्टेड ऑन लेफ्ट साइड। तो यहाँ उसने क्या कहा, राइट वर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई, सप्लाई में राइट साइड शिफ्ट हुआ है, इट शोज डैश, वो क्या सिखाता है, राइट साइड शिफ्ट हुआ यानी इंक्रीज इन सप्लाई, आपकी सप्लाई बढ़ गई होगी, तो इंक्रीज इन सप्लाई शिफ्टेड ऑन राइट साइड। तो चलो ऑप्शन ढूंढते हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, नो। डिक्रीज इन सप्लाई, नो। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, नो। फोर्थ है इंक्रीज इन सप्लाई, यस फ्रेंड्स। जब भी हम राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई की बात कर रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज शिफ्टेड ऑन राइट साइड, वो राइट साइड जाता है, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई, सक्सेस। फोर्थ वन कहता है अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन लेस क्वांटिटी इज सप्लाइड, आपकी क्वांटिटी कम सप्लाई हो रही है, क्यों, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, यहाँ प्राइस कम हुआ है, प्राइस की वजह से लेस क्वांटिटी सप्लाई हुई है, इट शोज डैश, क्लियर कट, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, क्योंकि प्राइस फॉल हुआ तो प्रोड्यूसर इज रेडी टू ऑफर लेस क्वांटिटी, तो जब लेस क्वांटिटी सप्लाई हुई ड्यू टू फॉल इन प्राइस, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। फिफ्थ वन, नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू, ध्यान से सुनना, नेट एडिशन हमने नया उसमें ऐड किया, किसमें, टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड डैश। जब भी हम नेट रेवेन्यू में एडिशनल रेवेन्यू ऐड करते हैं बाय सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, तो उसे आप क्या कहोगे, मार्जिनल रेवेन्यू। अगर वो एडिशनल कॉस्ट कहता था तो आप क्या कहते थे, मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन उसने क्या कहा, एडिशनल रेवेन्यू। इसके लिए मैंने कहा फ्रेंड्स वहाँ टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है, टर्म्स को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि 4 ऑप्शन में से आपको एक चुनना है, तो आप वो स्टेटमेंट केयरफुली पढ़ो कि उसने क्या कहा, नेट एडिशन मेड टू रेवेन्यू, रेवेन्यू में हम कितना ऐड कर रहे हैं, बाय सेलिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी। जब हम एक्स्ट्रा यूनिट सेल कर रहे हैं और हमें एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, कि सपोज अगर हमने 100 शूज़ को अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा, अच्छा वो 100 शूज़ सेल करने के बाद वी गॉट द 550,000। अब उसने कहा एक पेयर शूज़ का और भेजो, हमें सैंपल की तरह दिखाना है, तो हमने एक पेयर और शूज़ का भेजा, तो वो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू लेके आएगा दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। तो फिर से ये 5th पॉइंट, नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड डैश, तो उसे हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, क्लियर कट। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 ये स्टेटमेंट दी गई हैं जो हमने क्लियर कट कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कंप्लीट द को रिलेशन। अब को रिलेशन जो है वो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब को रिलेशन में एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू कि को रिलेशन में क्या होता है, पेयरिंग होती है, पेयर्स दी जाती हैं, जोड़ियाँ दी जाती हैं। इसमें क्या करना रहता है, आपको सिमिलर रिलेशनशिप डेवलप करना रहता है। 75% जॉब आपको ऑलरेडी किया हुआ मिलता है, ओनली द थिंग इज़ दैट यू हैव टू फिल 25% का काम, यानी 75% काम किया होगा। ओनली वन थिंग यू हैव टू फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप कंपेयर करना है। थोड़ा सा हल्का सा फोकस करोगे ना, क्योंकि जो भी आपने थियरीज़ पढ़ी हैं, जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं इन सप्लाई एनालिसिस, उन्हीं में से उन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे
रिलेशंस दिए होंगे और उनका रिलेशनशिप उन्होंने आपसे पूछा होगा। देखो कितना आसान है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, जबकि यहाँ पे कोई मिस्टेक का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है, कोई डाउट और कन्फ्यूजन नहीं होता है, फिर भी हम कभी कभी सोचने लग जाते हैं कि व्हाट टू राइट। यहाँ पे आपके जो भी कोरिलेशंस दिए हैं इन द एंटायर टेक्स्ट बुक बहुत इजी दिए हुए हैं कि आपके थियरी से रिलेटेड है। लेट्स सी, जैसे मैंने लिखा है कोरिलेशन क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब देखो फर्स्ट एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, पहला आपको कोरिलेशन दिया गया है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। जब सप्लाई का एक्सपांशन होता है, क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ी, मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड, क्यों? ड्यू टू राइज इन प्राइस। तो देखो उन्होंने दिया एक्सपांशन ऑफ सप्लाई क्योंकि प्राइस राइजेस, यानी उन्होंने जवाब दिया कि जब प्राइस बढ़ता है उसकी वजह से जो हमें दिखाई देता है वो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई है। और अभी उसके बाद उन्होंने क्या पेयर दिया? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हुई है, कम हुई है, तो वो भी तो प्राइस की वजह से हुई होगी। तो क्या हुआ होगा? प्राइस फॉल हुई होगी। देखो कितना आसान है, फिर से देखो, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई क्योंकि प्राइस राइज हुई है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई यानी प्राइस क्या हुआ होगा? फॉल, यानी प्राइस फॉल्स। देखो कितना आसान था और 1 मार्क इज रेडी। कुछ भी नहीं आपको करना है, 75% मैंने कहा काम ऑलरेडी हम कंप्लीट करके देते हैं। ओनली द थिंग इज आपको फिल करना है वो 4th, कोई भी एक ब्लैंक हम छोड़ देंगे, आपको रिलेशनशिप में वो फाइंड आउट करना है कि एक्सपांशन ऑफ सप्लाई क्यों होता है? जब प्राइस राइज होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्यों होता है? जब प्राइस फॉल होती है या प्राइस डिक्रीज होती है, कुछ भी लिखो, दोनों केसेस में आप राइट हो, लेकिन प्राइस फॉल या प्राइस डिक्रीज जो भी आप लिखोगे आप सही हो। ओके फ्रेंड्स, अच्छा सेकंड देखो, अभी सेकंड जो कोरिलेशन है कैसे दिया है उन्होंने? टोटल रेवेन्यू नाउ डैश, टोटल रेवेन्यू क्या होगा? वी नो दैट टोटल रेवेन्यू यानी टोटल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। अच्छा, अब दिया है उसने एवरेज रेवेन्यू, दूसरे पेयर में दिया है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू यानी ऑन एन एवरेज पर यूनिट सोल्ड। तो उसकी फॉर्मूला क्या दिया है? टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी, यानी उसने फॉर्मूला दिया है तो हमें टोटल रेवेन्यू का भी फॉर्मूला देना है। उसने एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला दिया तो हमें टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला देना है। सिंपल टास्क। देखो एवरेज रेवेन्यू यानी टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू हमें कैसे मिलता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। आपने जितना क्वांटिटी सोल्ड किया है तो P इंटू Q, यू नो दैट। हमने क्या लिखा? प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। सोल्ड नहीं भी लिखा तो भी चलता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिखोगे ना P इंटू Q तो भी राइट, 1 मार्क इज योर्स, आपकी हो गई। तो हमने लिखा टोटल रेवेन्यू यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी और एवरेज रेवेन्यू यानी टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। देखो उसने फार्मूला दिया, हमने भी फार्मूला दिया, जैसा उसने दिया वैसे कंपैरिजन रिलेशन आपको भी करके दिखाना है। बहुत इजी होता है फ्रेंड्स, जस्ट खाली एक बार आप कर लोगे ना, यानी सेल्फ स्टडी आप इस तरह से कर लोगे ना, तो यू विल सी दैट बहुत इजी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको आउट ऑफ मार्क्स, फुल मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स लेने में आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट यानी टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी आपने जितना भी खर्चा किया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो उन्होंने फार्मूला दे दी, टोटल कॉस्ट यानी TC इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट, उसकी फार्मूला सोचो, एवरेज कॉस्ट यानी ऑन एन एवरेज पर यूनिट कॉस्ट इंकर्ड जो आपने प्रोड्यूस किया है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आपकी फार्मूला होगी टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। आप ये भी फार्मूला लिख सकते हो,
टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, दैट विल बी एवरेज कॉस्ट। या आप ऐसे भी लिख सकते हो TFC प्लस TVC अपॉन टोटल क्वांटिटी, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो हमें मिला हुआ है TFC प्लस TVC, ये भी हमें पता है। तो आप कोई भी लिखो, जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, जो हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट, चाहे वो कॉस्ट के थे या रेवेन्यू के थे, हमने सब डिस्कस किए। अब आया है रिलेशन। अब रिलेशन में उन्होंने पूछा टोटल कॉस्ट TFC प्लस TVC, तो एवरेज कॉस्ट का आप फॉर्मूला बताओ। तो एवरेज कॉस्ट में अगर आप टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी लिखोगे तो भी आप राइट, या TFC प्लस TVC अपॉन टोटल क्वांटिटी लिखोगे तो भी आप राइट। चॉइस इज योर्स, जो आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे, यू कैन डू इट। देन फोर्थ वन, डिमांड कर्व डैश, देखें आगे क्योंकि उन्होंने खाली छोड़ दिया, लेकिन सप्लाई कर्व अपवर्ड। अब देखो सप्लाई कर्व अगर अपवर्ड जाता है तो डिमांड कर्व किधर जाता है, डाउनवर्ड। उसने देखो एक रिलेशन आपको कहा कि सप्लाई कर्व जो है इट इज स्लोपिंग अपवर्ड, वो अपवर्ड जाता है। तो डिमांड कर्व किधर जाता है फ्रेंड्स, डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो बन गया हमारा ऑप्शन, डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। हो गया, 1 मार्क इज रेडी, गॉट सक्सेस। तो देखो ऐसे रिलेशन आपको बता दें, सप्लाई कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड क्योंकि उसका पॉजिटिव स्लोप है, डिमांड कर्व इज नॉर्मली स्लोपिंग डाउनवर्ड क्योंकि उसका नेगेटिव स्लोप है। अच्छा लास्ट, पहला ही ब्लैंक है आपको, ठीक है, चलते हैं आगे, अपने आप इजी हो जाएगा। डैश, चेंज इन सप्लाई, यानी सप्लाई में चेंजेस आया है, सप्लाई में बदलाव आया है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस रिमेन कांस्टेंट, लेकिन चेंजेस किस में आता है, फैक्टर्स में, फैक्टर्स बदलते हैं। अच्छा, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अदर फैक्टर कांस्टेंट, लेकिन प्राइस में बदलाव आता है। फैक्टर्स में आपका कुछ नहीं होता है, प्राइस में चेंज होता है। प्राइस राइज तो एक्सपांशन, प्राइस फॉल तो कॉन्ट्रैक्शन, तो वो हमें क्या दिखाई देता है, वेरिएशन ऑफ सप्लाई। वहाँ पे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं लेकिन प्राइस का फ्लक्चुएशन है, तो वहाँ हमें क्या मिलता है, वेरिएशन इन सप्लाई। लेकिन जब चेंजेस इन सप्लाई होता है तो कौन कांस्टेंट रहता है, प्राइस कांस्टेंट, सिंपल, प्राइस कांस्टेंट। लिख लिया हमने जवाब, क्योंकि चेंजेस इन सप्लाई में बदलाव किधर आता है, फैक्टर्स की वजह से। वहाँ पे बदलाव इंक्रीज एंड डिक्रीज किसकी वजह से होता है, फैक्टर्स की वजह से, बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो हमने वही लिखा प्राइस कांस्टेंट। जबकि जो वेरिएशन इन सप्लाई है उसमें फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, फैक्टर्स में कुछ नहीं होता है। प्राइस राइज तो सप्लाई ज़्यादा, आपका एक्सपांशन, प्राइस फॉल तो सप्लाई कम, तो कॉन्ट्रैक्शन, ये हमें दिखाई दिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हमने 5 के 5 कोरिलेशन जो आपके बुक में थे वो हमने डिस्कस कर दिए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 वो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है गिव इकोनॉमिक टर्म, यानी एक टर्म हम एक स्टेटमेंट देंगे, उस स्टेटमेंट में से आप बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी इकोनॉमिक टर्म। वो टर्म बताओ, 1 मार्क के लिए बहुत इजी आपको दिया जाता है। तो देखो उसने क्या कहा, कॉस्ट इंकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स, जो कॉस्ट आप फिक्स्ड फैक्टर्स पे खर्चा कर रहे हो, कॉस्ट इंकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स, तो जो भी कॉस्ट हम फिक्स्ड फैक्टर्स पे खर्चा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। बस वही जवाब देना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो मैंने पूरा लिखा फुल फॉर्म में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो भी राइट है, बट सपोज किसी बच्चे ने शॉर्ट फॉर्म भी लिखा, सपोज आपने डायरेक्टली लिखा TFC, तो भी 1 मार्क इज यूएस, तो भी आपको 1 मार्क मिलेगी। आपने फुल फॉर्म लिखा तो भी आप वही बोल रहे हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा TFC तो भी आपने सही लिखा, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट इंकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स।
कि जो हमने फिक्स्ड फैक्टर पे कॉस्ट खर्चा किया, हमने रेंट पे किया, हमने लाइसेंस फ़ी पे किया, हमने प्लांट एंड मशीनरी पे किया, तो दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या कहेंगे हम? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलो TFC। ओके फ्रेंड्स। सेकंड, कॉस्ट इंकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। कॉस्ट इंकर्ड, हमने कॉस्ट खर्चा किया है, कॉस्ट की बात कर रहा है। कॉस्ट इंकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट यानी एवरेज कॉस्ट। ये डेफिनेशन किया था, एवरेज कॉस्ट का डेफिनेशन क्या था कि कॉस्ट इंकर्ड ऑन पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जब भी हम पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं उस पर जितना खर्चा करते हैं दैट इज कॉस्ट इंकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो इसको हम क्या कहेंगे? एवरेज कॉस्ट। ये हमने लिखा, या अगर सपोज किसी बच्चे ने लिखा AC तो भी आप राइट हो। आप एवरेज कॉस्ट कहो, AC कहो, दोनों आप राइट हो। मैं दोनों को राइट दूंगी, दोनों को फुल मार्क्स दूंगी, तो दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। नाउ थर्ड वन, नेट एडिशन मेड, यानी हमने एक्स्ट्रा ऐड किया टू द टोटल कॉस्ट। ध्यान देना, नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपके कॉस्ट में कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट हमने ऐड किया तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मार्जिनल कॉस्ट। क्या कहेंगे हम उसे? मार्जिनल कॉस्ट। यानी अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट मुझे प्रोड्यूस करना है तो उस पर मेरा एडिशनल कॉस्ट खर्चा कितना जाएगा, और आप उसको शॉर्ट फॉर्म में MC भी बोल सकते हो। नाउ लिसन फ्रेंड्स, हो सकता है पेपर सेटर इसमें एक वर्ड ट्विस्ट करके दे, तो आपको ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ने। अगर वो कहता है नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट की जगह वो यूज़ करता है रेवेन्यू, तो आप जवाब क्या दोगे? मार्जिनल रेवेन्यू, कि हमारी रेवेन्यू में एडिशनल कितना ऐड हुआ, तो वो मार्जिनल रेवेन्यू है। लेकिन अगर वो कॉस्ट में एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है तो वो मार्जिनल कॉस्ट यानी MC। क्लियर फ्रेंड्स? फोर्थ, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, और वो क्या बोल रहा है? रेवेन्यू यानी एवरेज रेवेन्यू। तो हमारा जवाब होगा एवरेज रेवेन्यू, या आप उसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हो AR, एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ऐसा ही था, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, सो दैट इज रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 45 पे आपको दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हमने टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश, जो हमने ऑलरेडी जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करते गए मैंने सब डिस्टिंग्विश आपके साथ डिस्कस भी किए हैं, और उसके साथ साथ मैंने अपने वेबसाइट पे अपने नोट्स में आपको सिस्टमेटिकली बना के प्रेजेंट भी कैसे करना है, किस तरह से लिखना है, सब आपको बता दिया है। तो ऑल द डिस्टिंग्विश आर अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अब आ रहे हैं डायग्राम वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये भी हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें आपको टेबल मिलेगा, टेबल को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है? उसको डायग्राम में कन्वर्ट करना है। जैसा जैसा बोलता जाएगा हम वैसा वैसा करते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारा A पार्ट है वो क्या कहता है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। आप पहले टेबल को ऑब्जर्व करो और कुछ क्वेश्चंस के जवाब दो। आप देखो मैंने 2 टेबल ऑलरेडी आपके सामने रखी है, ये है क्वेश्चन नंबर A और ये है क्वेश्चन नंबर B, जो हम दोनों सॉल्व भी करेंगे और जैसा वो कहेगा हम फॉलो करेंगे। तो जस्ट आप सीख लो ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछे तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको अटेम्प्ट भी करो और आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स भी मिले, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाएगा। यस बेटा, तो पहला वो कह रहा है कि सप्लाई शेड्यूल ऑफ चॉकलेट्स उन्होंने दिया है। उसमें पहला क्वेश्चन उसने कहा है कि कंप्लीट द अबव सप्लाई शेड्यूल।
आप ये सप्लाई शेड्यूल को कंप्लीट करो। अब देखो उसमें उन्होंने बताया कि प्राइस इन रुपीज़, 10 रुपीज़ है तो 200 है, ओके। अच्छा 15 है तो उन्होंने बॉक्स खाली छोड़ दिया, ठीक है, देखते हैं हम भरेंगे। देन 20 है तो 300 है। अच्छा 25 है तो 350 है। देखो 50-50 का गैप है, ओके। तो ये थोड़ा हमें गैप को ऑब्जर्व करना। जब हम यहाँ आए 300 तो 25 पे जैसे जैसे प्राइस बढ़ा 20 से 25 तो उसने 50 यूनिट्स बढ़ा दी। अब ये रिलेशन मैं इसके पहले भी अप्लाई करूँगी कि जब 10 रुपीज़ था तो उसने कितना चॉकलेट्स सप्लाई किया, 200। तो जब 10 से 15 रुपीज़ प्राइस हुई होगी तो ज़रूर उसने 50 यूनिट बढ़ा दिए होंगे। यानी अगर 10 रुपीज़ पे वो 200 चॉकलेट्स दे रहा है तो 15 रुपीज़ पे कितना दिया होगा फ्रेंड्स, 250। 50 की गैप, 200 अगर 10 रुपीज़ पे तो 15 पे 250। ये मुझे 50 मुझे कैलकुलेशन कहाँ से मिला, ये मैंने इधर कंपैरिजन किया। जैसे ही 5 रुपए का गैप आया है तो प्रोड्यूसर ने 50 चॉकलेट ज़्यादा सप्लाई की। बस वही लॉजिक, वही रूल मैंने इधर भी लगा दिया कि जैसे 10 रुपए से 15 रुपया हुआ उसने 50 चॉकलेट ज़्यादा किए होंगे। तो देखो 5-5 रुपए का इंक्रीज़ है, राइज इन प्राइस है। तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि चॉकलेट्स भी 50-50 की सप्लाई बढ़ा रहा है। तो पहले 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350। तो अभी हम क्या कहेंगे, 400। किस पे, 30 रुपीज़ पे, क्योंकि 350 में 50 ऐड करेंगे 400। वैसे ही जब वो 30 से 35 हुआ और 50 ऐड कर दो 450, और लास्ट 40 रुपीज़ में हम क्या कहेंगे, 500। देखो कितना आसान था, 50-50 चॉकलेट हम ऐड करते गए। देखो टेबल कंप्लीट हुआ। उसने 4 ब्लैंक दिया, आपका 2 मार्क्स तो यहीं आपके रेडी। 2 मार्क्स के लिए पहला आपको टेबल आपको कंप्लीट करना था। तो ये आपको थोड़ा रिलेशन ध्यान देना है, मैं कैसे इंक्रीज़ करूँ, ओके फ्रेंड्स। अच्छा ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड कहता है ड्रॉ द डायग्राम फॉर द अबव सप्लाई शेड्यूल। अब ये जो शेड्यूल हमें दिया गया है उसके लिए उसने कहा कि आप इसको डायग्राम में कन्वर्ट करो। तो चलो करके देखते हैं डायग्राम में कन्वर्ट। अब ये भी बहुत आसान है, क्योंकि जब हम डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो डेटा, जो आपको नंबर्स शेड्यूल में या टेबल में दिए गए हैं वही हम उसको डायग्राम में कन्वर्ट करते समय यूज़ करेंगे। तो चलो लेट्स सी, करके देखते हैं। ये भी बहुत इजी टास्क है जो आप करते हो। ओके लेट्स सी। नाउ पहले तो हमेशा याद रखो एल का फॉर्मेट। ओके फ्रेंड्स, एल का फॉर्मेट YOX। ओके, अब एक्स एक्सिस पे क्योंकि ये सप्लाई है तो हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी सप्लाई। ओके, और वाई एक्सिस पे हमेशा कौन रहता है, प्राइस। अच्छा, प्राइस हमको दिया गया है इन रुपीज़, और वो कैसे स्टार्टेड है, 10 से लेके 40 तक। तो आपके पास तो ये रजिस्टर में सब लाइंस रहते हैं, तो हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और सपोज़ ये 40 हमने सब 5 के गैप से लेते गए। अच्छा, यहाँ पे आप देखो 500 तक है, तो चलो हम इसको भी लेते हैं। सपोज़ यहाँ लेते हैं 50, 100, 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, फिर 450, और थोड़ा आगे ले लेते हैं हम लोग, और हम दिखा देते हैं इसको 500, दैट इज़ एक्स एक्सिस। हमने क्या किया, 50-50 का गैप ले लिया। अब जैसे जैसे हमको दिया गया है 1 बाय 1 जो है हम प्लॉट करके देख लेते हैं। तो लेट्स सी, 10 रुपीज़ में जब 10 रुपीज़ था तो आपने कितनी चॉकलेट सेल की, 200। तो 10 रुपीज़ पे 200, फर्स्ट डॉट हमें यहाँ मिला। फिर 15 रुपीज़, जैसे ही 5 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ आपने 250 चॉकलेट्स जो थी वो आपने सेल की, ये सेकेंड डॉट हमें मिला। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, जब आपकी प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ हो गई, 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ पे आपने कितना सेल किया, 300।
आपने 300 चॉकलेट्स को सेल किया। देन 25, जब 25 हुआ तो आपने कितनी चॉकलेट सेल की? 350, तो आपने 350। नेक्स्ट, देन 30 रुपीज़, जब 30 रुपीज़ हुआ तो हमने कितनी चॉकलेट्स सेल की? 400, ये हमें नेक्स्ट डॉट मिला। देन 35 रुपीज़ हुआ तो 35 रुपीज़ में हमने कितने चॉकलेट सेल किए? 450, हमने 450 चॉकलेट्स को सेल किया। और जब 40 रुपीज़ हुआ एंड लेवल पे तो 40 रुपीज़ पे हमने दिखा दिया 500 चॉकलेट्स को उन्होंने सेल किया। ऑल द पॉइंट्स वी गॉट बिट बाय बिट, हमें सब पॉइंट्स वो मिले। अब इन सब पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। सब पॉइंट्स जो भी हमें मिले हैं आप स्केल के साथ इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। लेट्स सी, ये सब पॉइंट्स जो है हम ज्वाइन करेंगे तो यू विल सी दैट दिस विल बी एस। ये हमने सेल किया, ये हमने सेल करके दिखा दिया कि एक पर्टिकुलर सप्लायर है, उस पर्टिकुलर सप्लायर का हमने सप्लाई का यहाँ पे दिखा दिया। अब ये है क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट, जो हमने यहाँ पे दिखा दिया चॉकलेट्स का, और यहाँ पे प्राइस दिखाया। 1 बाय 1 करके हमने इसको ज्वाइन करके दिखा दिया। अब ये एक्चुअली आप इसको लेबलिंग करनी है, यानी नाम बताना है। तो जब आप नाम बताओगे तो आप ऐसे भी कह सकते हो, इट इज़ व्हाट? सप्लाई कर्व। क्या है ये? सप्लाई कर्व। ये सप्लाई कर्व है। अच्छा, कोई इसको कह सकता है कि ये एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का सप्लाई कर्व है। अगर उसने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व लिखा तो भी आप राइट हो, जिसने सप्लाई कर्व लिखा तो भी आप राइट हो। लेकिन अगर सपोज किसी स्टूडेंट ने लिख दिया इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, तो भी आप राइट हो। अच्छा, ये स्लोपिंग अपवर्ड है, इसकी वजह से इसका स्लोप कौन सा है? पॉजिटिव स्लोप। तो देखो हमने 1 बाय 1 पॉइंट करके जैसे हमें दिया था सेम इसको प्लॉट किया। यानी हमने देखा कि कैसे 10 रुपीज़ पे हमारा 200 से स्टार्ट हुआ, 5 रुपीज़ पे क्वांटिटी 50 चॉकलेट्स की बढ़ती गई। हमने कैजुअली एक यूनिट था यानी गैप था, वो हमने स्केल से ले लिया। आप स्केल लेके इस तरह से आपके रजिस्टर में आपको अच्छी स्पेस मिल जाएगी। आपने 50 का भी गैप दिखा दिया तो आप इजीली उसमें दिखा सकते हैं। और इस तरह से हमने 5 का गैप भी यूनिफॉर्म ले लिया तो आप इजीली इसको इजीली प्लॉट कर सकते हो। एक एक डॉट करके प्लॉट करना है, फिर उनको ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट सप्लाई कर्व और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पॉजिटिव स्लोप। तो बन गया आपका पूरा ये डायग्राम जो हमने कवर कर लिया। तो देखो आपके 4 मार्क्स रेडी हो गए। 2 मार्क आपने 4 ये ब्लैंक किया और 2 मार्क आपने उधर डायग्राम को कवर करके दे दिया। नाउ कभी कभी ऐसा हो सकता है जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने 3rd क्वेश्चन भी दिया, जबकि जनरली आपसे क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे, लेकिन हो सकता है शायद 3rd क्वेश्चन भी हो। क्या कहता है? स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। अब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है फ्रेंड्स? डायरेक्ट रिलेशनशिप। There is direct relationship between price and quantity supplied. That is why supply curve has positive slope. हमारा काम हो गया जो हमने ऑलरेडी कर दिया है। उसने क्या पूछा? प्राइस और सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? तो हमें पहले ही मालूम है, पूरी सप्लाई एनालिसिस की जर्नी में हमने सीखा है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो we will say price and supply, quantity supply have direct relationship, so it has positive slope. इसके लिए उसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव। यानी हमारा फर्स्ट जो हमारा टेबल था क्वेश्चन नंबर 5, उसका ए पार्ट इज ओवर। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, नाउ है बी पार्ट। अब बी पार्ट में उन्होंने दूसरा टेबल हमें दिया है। ऑब्जर्व द मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑफ पोटैटोज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी या एक ये टेबल दिया तो भी 4 मार्क, हो सकता है ये टेबल दे तो भी 4 मार्क्स। जैसे बोला जाएगा हम वैसे करने के लिए रेडी हैं। उल्टा ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इजी,
टाइम सेविंग और मार्क्स स्कोर करने में हमें सपोर्ट करते हैं। यस, अब हमारा ये टेबल है, वो कहता है पहला कंप्लीट द क्वांटिटी ऑफ पोटैटोज सप्लाइड बाय द फर्म्स टू द मार्केट इन द अबाउ टेबल, कि ये टेबल हमने आपको दिया है। अब इस टेबल में जो भी क्वांटिटी है, देखो 4 ब्लैंक्स हैं हमारे पास, इसको कंपैरिजन करो। अब देखो ये इंडिविजुअल सप्लाई था या सिर्फ सप्लाई था चलेगा, लेकिन ये मार्केट सप्लाई है। देखो 3 फर्म्स हैं, उन्होंने, आप टेबल को थोड़ा ऑब्जर्व करो। फर्स्ट पॉइंट है प्राइस, सेकंड है फर्म्स जिसमें A, B एंड C, एंड थर्ड वन है मार्केट सप्लाई। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अब देखो प्राइस बढ़ रही है 1, 2, 3, 4। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, कोई भी फर्म हो वो ज़्यादा से ज़्यादा पोटैटोज़ को सप्लाई करेंगे। तो चलो अब रिलेशनशिप देखते हैं कैसे हुआ होगा। अब यहाँ ब्लैंक है, ए फर्म को पहले ऑब्जर्व करो। हम ए फर्म को ऑब्जर्व करते हैं तो पहला ही ब्लैंक है। अब हम सोच में पड़ जाएंगे व्हाट वी हैव टू राइट इन नंबर, क्या नंबर लिखें, तो आपको रिलेशनशिप ज़रूर समझ में आएगा। देखो हमारा 2 रुपीज़ प्राइस पे मैंने कितना सेल किया है, 37, तो 1 रुपी पे ज़रूर कम सेल किया होगा, लेकिन कितना, लेट्स सी। अच्छा 3 रुपीज़ पे मैंने कितना सेल किया है, 40, यानी 3 किलो ज़्यादा। 37 2 रुपीज़ पे, तो 3 रुपीज़ पे मैंने 3 किलो ज़्यादा सेल किया। और जब प्राइस 4 हो गई तो मैंने 44 यानी 4 किलो ज़्यादा सेल किया। अब देखो रिलेशन देखो, जब 2 से 3 हुआ तो मैंने 3 kgs ज़्यादा पोटैटो सेल किए, और जब 3 से 4 हुआ, 1 रुपया और बढ़ा, तो मैंने 4 किलो ज़्यादा सप्लाई किए। यानी जब 1 से 2 हुआ होगा तो मैंने क्या किया होगा, 2 kg ज़्यादा सप्लाई, क्योंकि 2 से 3 में 3 है यानी +3 हो रहा है kg, और 3 से 4 में 4 kg, तो 1 to 2 में कितना kg ऐड हुआ होगा, 2 kg। थोड़ा रिलेशन मेंटेन करो, कैसे को रिलेशन बना होगा। तो इसके लिए 1 रुपी में देखो ज़रूर 35 होगा, तभी 2 रुपीज़ में उसने 2 किलो बढ़ाया 37, 3 रुपीज़ में 3 kgs बढ़ाया 40, फिर उसने किया 40, पहले 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 4 का गैप, एक गैप मैंने यूनिफॉर्मिटी रखा। ओके, एक ऐसा था। अच्छा चलो सपोज़ ये नहीं भी आया समझ में, समझो आपको नहीं समझ में आया। अब देखो हमारा ये 1 रुपी पे टोटल कितना है, ये देखो 100। समझो ये रिलेशन मुझे नहीं समझ में आया, पे इतना हम लोगों को टेंशन था, नहीं समझ में आया। लेकिन देखो एक और हिंट है, हम आपको बिल्कुल डराएंगे नहीं, इजी आपको डेटा मिलेगी। आप देखो 1 रुपी पे 20 भी था, 40 भी था। 20 और 45 कितना होता है, 65। अब 65 और यहाँ टोटल मार्केट डिमांड कितनी है, 100 में से अगर मैं 65 माइनस करती हूँ, यानी 1 रुपी पे ए ने कितना सेल किया होगा, 35 फ्रेंड्स। मैंने 20 और 45, 65, 100 में से 65 माइनस किया तो 1 रुपी पे कितना आया, 35, तो भी मेरा काम आसान हो गया। अच्छा अब आते हैं 2 रुपीज़ पे। अब 2 रुपीज़ पे ये 37, ये 30 और ये है 45, यानी तीनों मुझे मिल गए हैं। अब मुझे टोटल खाली करना है, तो सिंपल टास्क है, ऐड कर दो आप। तो आप ऐड करोगे तो 30 + 45 ये होता है 75। 75 में हम 37 जो हमारा था इसको ऐड करेंगे तो आप देखोगे ये मिलेगा आपको 112, क्योंकि 75 और 35 110 + 2 उसमें 112, तो ये आपका टोटल क्वांटिटी आ जाएगा 112। देखो ये टेबल में सेकंड ब्लैंक भी हमारा रेडी हो गया। थर्ड ब्लैंक देखो, अब थर्ड ब्लैंक यानी 3 रुपीज़ पे ये है 40, ये है 55 यानी 95। इस 95 को ये टोटल है, तो यहाँ टोटल है 135, तो 135 में से अगर हम 95 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 40। तो यहाँ पे आपका क्या फिगर आ जाएगा, 40। ये हमारा थर्ड ब्लैंक, क्योंकि 40 और 55 कितना हो गया, दैट इज़ 95। टोटल है हमारा 135, 135 में से 95 माइनस हो जाएंगे, यानी इधर हमें क्या मिलेगा, 40। अच्छा अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ध्यान देना स्टूडेंट, पेज नंबर 45 में जो ये टेबल मैं आपको करा रही हूँ,
इसमें जो प्रिंटेड हुआ है इस जगह पे जहाँ मैंने 135 लिखा है, यहाँ पे गलती से 155 लिखा हुआ है, बट एक्चुअली इट इज़ 135। तो आप ये 135 से ही प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना। अगर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में ये टेबल आया तो आपको यहाँ पे 155 नहीं, आपको 135 मिलेगा। वो सिर्फ एक प्रिंटेड मिस्टेक है। अच्छा, फोर्थ में आप देखो, फोर्थ में जब हम कहते हैं ये है 44 और ये है 50, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 94 और यहाँ क्या है 154। 154 में से आपका 94 अगर हम माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा हमको 60, यानी इस जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 60। तो इस तरह से हमने चारों ब्लैंक्स को फिल कर दिया, क्योंकि पहला सवाल यही था, कंप्लीट द क्वांटिटी ऑफ पोटैटोज सप्लाइड बाय द फर्म्स टू द मार्केट इन द अबाउट टेबल। तो हमारे पास देखो इन सब में से खाली एक मिसिंग था, 3 हमारे पास थे, चौथा अपने आप आ गया, क्योंकि देखो इनको अगर मैं ऐड करती हूँ 45 + 20 तो 65, 100 में से माइनस करती हूँ तो मुझे ए फर्म का सेल मिल जाएगा 35। अच्छा, फिर इन तीनों का मुझे मालूम था तो टोटल मार्केट सप्लाई मुझे मिल जाएगी, यानी ए + बी + सी, तो टोटल 112। अच्छा, जब 3 रुपीज़ पे आती हूँ तो ये है 40, ये है 55, यानी 95। 135 में से 95 मैंने माइनस किया तो क्या मिला 40। करके देखो ना आप उधर, तो आपने करके देखा, आपको सिंपल मिला, पर रॉन्ग मत दो क्योंकि इस पर फुल मार्क्स है। अच्छा, फिर फोर्थ पे 44 था और 50 था, मुझे मिला उसमें 94। 154 में से माइनस किया तो इधर मुझे क्या मिला 160। अच्छा, अब ड्रॉ द मार्केट सप्लाई कर्व फ्रॉम द शेड्यूल एंड एक्सप्लेन इट, और उसका एक्सप्लेनेशन भी दो। चलो करके देखते हैं हम लोग इसको फिर से। अब ये मार्केट सप्लाई कर्व है, ओके फ्रेंड्स, तो मार्केट सप्लाई कर्व हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। लेट्स सी। अब मार्केट सप्लाई कर्व में जब हम ड्रॉ करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, एल का फॉर्मेट। ऑलवेज रिमेंबर, स्केल लो, पहले एल का फॉर्मेट लो, YOX। अब क्योंकि ये सप्लाई एनालिसिस की जर्नी है तो नीचे क्या लिखेंगे, क्वांटिटी सप्लाई। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो पोटैटोस, क्योंकि हम पोटैटोस को सप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे तो एज यूजुअल प्राइस रहता है, यानी हमें डिसाइड करना है ये मार्केट सप्लाई और ये प्राइस। अच्छा, प्राइस बहुत आसान दिया है इन्होंने, 1, 2, 3 और 4। प्राइस तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, बहुत इजी दिया था। अब क्वांटिटी भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं दिया, 100 है, 112 है, 135 है और 155। ओके, ऐसे दिए। अब आपका यहाँ पे आपको स्पेस ज़्यादा है, ओके, सपोज़ रजिस्टर में अच्छा स्पेस है तो आप 10-10 का भी गैप ले सकते हो, 10-10 का भी गैप ले सकते हो। अच्छा, 100 से स्टार्ट है, ओके, या आप ले सकते हो 50-50 का गैप, वो भी ले सकते हो। जैसे मैंने सपोज़ यहाँ 50 का गैप लिया, फिर 100 का गैप लिया, फिर 150 का लिया, फिर 200 का गैप लिया, ऐसे भी ले सकते हो। नॉर्मली हमने गैप लिया क्योंकि हमें प्लॉट करके दिखाना। अब जैसे 1 रुपी था, 1 रुपी पे हमारा कितने टोटल केजीज ऑफ पोटैटो सेल हुआ मार्केट में, 100 केजी। तो 1 रुपी पे हमारा 100 केजीज ऑफ पोटैटो सेल हुआ, फर्स्ट डॉट हमें यहाँ मिला। ओके, अब जैसे ही प्राइस 2 रुपीज़ हुआ तो कितना केजीज मिला, 112। तो एक रैंडमली आप यहाँ पे दिखा दो 112, क्योंकि इसके बीच में गैप 50 का है, तो हमने रैंडमली इसको 112 दिखा दिया। तो 2 रुपीज़ पे हमारा जो गैप है दैट इज़ हमने दिखा दिया 112। ओके, ये दिखा दिया। देन जब प्राइस 3 हुआ तो 135। अब 135 जो है वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं आएगा, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया 135, तो वो हमें मिला 3 रुपीज़ पे। तो 3 रुपीज़ पे हमारा थर्ड डॉट यहाँ मिला। और जब 4 रुपीज़ था तो 4 पे मिला 154, ये 154 ये भी यहीं कहीं मिलेगा, 154
₹4 पे ये हमें यहाँ मिला, 4 डॉट्स मिले। अब इन चारों डॉट्स को आप ज्वाइन करो। जब हम ज्वाइन करेंगे तो यू विल सी दैट ये हमने ज्वाइन किया, एस एस। ओके, हमने चारों डॉट्स को ज्वाइन किया, क्या मिला? एस एस। लेकिन ये क्या है? एरो दे के लिखना है। ये है मार्केट सप्लाई का, मार्केट सप्लाई का, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पॉजिटिव स्लोप। ओके, ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया। अब इसके अंदर यूनिट आप चाहो, क्योंकि आपके पास अच्छी स्पेस है, आप 10-10 का भी आप गैप ले सकती हो, आप 25-25-25 का भी गैप ले सकते हो। चॉइस इज योर्स, जैसे आप चाहो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। मेन है हमें डायग्राम का पोजीशन चाहिए, क्या है। अच्छा, उसके बाद उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? एक्सप्लेन द डायग्राम। आप डायग्राम को एक्सप्लेन करो। अब देखो कितना आसान है। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया है आपने? क्वांटिटी सप्लाई। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाई एंड ऑन वाई एक्सिस प्राइस ऑफ कमोडिटी आर शोन। हमने प्राइस दिखाया, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई, ऑन वाई एक्सिस प्राइस ऑफ कमोडिटी आर शोन। पॉइंट नंबर 2, एस एस इज मार्केट सप्लाई कर्व। क्या है ये? मार्केट सप्लाई कर्व, स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सप्लाई कर्व है। तो एस एस इज मार्केट सप्लाई कर्व स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। थर्ड पॉइंट, एज प्राइस एंड सप्लाई हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप सो इट हैज़ पॉजिटिव स्लोप। जॉब इज डन, सक्सेस मिल गया हमको। तो इस तरह से उसने जो हमसे कहा हमने किया, और हमको ये सब आता था क्योंकि हमने पूरी सप्लाई एनालिसिस की जर्नी में ये सब हमने 1 बाय 1 करके देखा है, और सब ऑब्जेक्टिव्स हमने उसी तरह से कंप्लीट किए जैसे उसने हमें इंस्ट्रक्शंस दी कि आप टेबल कंप्लीट करो। तो हमने टेबल कंप्लीट किया। टेबल कंप्लीट करने के बाद उसने कहा इसको आप डायग्राम में कन्वर्ट करो। तो ओनली द थिंग इज़ दैट यू रिमेंबर कि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी सप्लाई, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा फ्रेंड्स? प्राइस आएगी। और फिर जो यूनिट आपको लेना है यू कैन टेक एज पर यूर चॉइस, आप ले सकते हो, और उसको प्लॉट करके दिखाना। कितना आसान काम है, और यू विल बी गिवन 4 मार्क्स फॉर ईच डायग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें छोड़ना नहीं है, सेल्फ स्टडी करके देखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आपके 4th चैप्टर सप्लाई एनालिसिस के फुल ऑब्जेक्टिव्स जो हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो do share, and if you want my handwritten notes the link is given in the description box. Thank you.